बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ वासियों से यही पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को आप चुनाव जिता करके भेजे वे तो आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आजमगढ़ के लिए कुछ करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और वह किस रूप में? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से यहां की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए। याद करिए, आजमगढ़ से पहले लखनऊ की दूरी हो या गोरखपुर की दूरी हो या वाराणसी की दूरी हो या प्रयागराज, ये सभी दूरी तय करने में पापड़ बेलने पड़ते थे। लखनऊ जाने में 6 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से पौने 3 घंटे में आप लखनऊ जा सकते हैं। आजमगढ़ का कोई निवासी आराम से जा सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके पास है। गोरखपुर जाना है तो 1.5 घंटे से भी कम दूरी में आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। पहले ये दूरी तय करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते थे। ऐसे ही वाराणसी और प्रयागराज की दूरी को भी कम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डबल इंजन की सरकार ने यहां बनाया है। आप सोचिए, वोट बैंक के लिए पिछली सरकारों ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले भारत के शौर्य का लोहा विदेशी आक्रांताओं के सामने दिखा करके उन्हें नेस्तनाबूद किया था, ऐसे महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इस आजमगढ़ की धरती में हम लोगों ने किया। मुझे याद है जब मेरे पास आजमगढ़ का एक प्रतिनिधि मंडल आया, उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय चाहते हैं। मैंने कहा विश्वविद्यालय तो हम देंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है, अयोध्या सिंह हरिओज जी की पावन धरा है, राघव ने यहां पर भारत के साहित्यिक जगत को एक नई ऊंचाई दी थी और यहां पर विश्वविद्यालय तो बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम बनाएंगे भी। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने बना दिया। यहां के चीनी मिल का पुनरुद्धार का कार्य हो या वर्तमान में अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में यहां पे तमसा गार्डन इनक्लेव आवासीय योजना यहां के लिए स्वीकृत की है और इस योजना में 400 करोड़ रुपए हम लोगों ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध किया है और इसके अंतर्गत यहां पर 2000 से अधिक भूखंड विकसित होंगे, जिसके माध्यम से हम यहां पे हजारों लोगों के लिए आवासीय विकास की नई स्कीम के माध्यम से उनको विकास की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने और अच्छे आवास सहजता के साथ सस्ते दामों पर उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां उपलब्ध करवा दिया है। बहनों और भाइयों, इन आवासीय प्लाटों के साथ ही कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्क, ओपन जिम, बैंक, स्कूल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन और सामुदायिक केंद्र के साथ साथ यहां पर अन्य सुरक्षा की भी प्रभावी व्यवस्था यहां पर करने का कार्य सरकार के द्वारा यहां पर तय किया गया है। आज हम सब इसी दिशा से यहां पर आए हैं। आजमगढ़ का एयरपोर्ट का विकास भी हमारी ही सरकार ने किया है। मार्गों के लिए जितना पैसा यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझे उपलब्ध करवाया था, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने, दारा सिंह जी ने, रिसो जी ने, रामविलास चौहान जी ने, यहां के हमारे पूर्व विधायकों ने, पदाधिकारियों ने, उन सबको हम लोगों ने अपनी स्वीकृति दी और आज परिणाम है कि विकास के वे सभी कार्य आजमगढ़ की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आजमगढ़ को उसकी पहचान भी मिल रहा है। पहले आजमगढ़ के नाम पर लोग होटल में कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला में ठहरने नहीं देते थे, और आजमगढ़ के नाम पर जब आप जाएंगे
तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बल्कि स्वागत करेगा, क्योंकि ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये सम्मान भी दिलाने का काम करती है। जब विकास होता है और बिना भेदभाव के होता है तो उसका लाभ उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। ये बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये उत्तर प्रदेश की 5वीं ऐसी कंपनी है जो महिला स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने 2019 में पहली प्रोड्यूसर कंपनी प्रारंभ की थी झांसी में, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर। आज उनके साथ 72,000 से अधिक बहनें पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध कलेक्शन का काम कर रही हैं और चीलिंग प्लांट के माध्यम से डेयरी तक दुग्ध भेजने का काम कर रही है और सैकड़ों करोड़ रुपए का उनका प्रोडक्शन चल रहा है, टर्नओवर भी है और उनका लाभ भी, उन लाभांश भी उनको प्राप्त होता है। वाराणसी में भी एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रही है, आगरा में काम कर रही है, लखनऊ में काम कर रही है और इस बार बजट में हमने 200 करोड़ रुपए और तय किए हैं, एक प्रयागराज में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए और एक बरेली के अंदर बनाने के लिए। ये महिला उद्यमिता का और महिला आत्मनिर्भरता का एक आदर्श उदाहरण आज ये आप सबके सामने है। एक ओर यह कार्य और दूसरी ओर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की आज स्थापना दिवस भी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के 46 वर्ष पूरे के 47वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन आज ही के दिन 1980 में हुआ था। दुनिया का एकमात्र दल जो कहता है देश प्रथम, दल उसके बाद, व्यक्ति उसके बाद। अन्य दलों में क्या है? वे कहते हैं मैं रहूं, मेरा परिवार रहे, बाकी समाज से, देश से उनको कोई लेना देना नहीं। कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी विकास कराएगी, सिपाही तक का विकास कराती है, लेकिन आजमगढ़ उनको दिखाई नहीं देता, जो आजमगढ़ उनको बार बार चुनाव जिता करके भेजता है, क्योंकि उनके लिए विकास उन तक सीमित रहे। आजमगढ़ का विकास हो, मऊ का विकास हो, बलिया का विकास हो, जौनपुर का विकास हो, उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। अगर रहता तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना सकते थे। अगर उनके एजेंडे में रहता तो यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण महाराज सुहेलदेव के नाम पर वो भी कर देते, लेकिन नहीं किया। डेवलपमेंट उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा देश प्रथम, हमारा सब कुछ देश के लिए, देश के हित के लिए, और उस देश से भारतीय जनता पार्टी ने सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की थी, श्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की थी, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वह दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में अपनी एक नई आभा के साथ दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। आप मुझे बताइए, जो कुछ सोचा था भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने, मोदी जी ने वह सब करके दिखाया। वह सब कुछ आज करके दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। भारत के अंदर एक निशान होगा, एक प्रधान होगा, एक विधान होगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वह पूरे भारत में बराबर लागू होना चाहिए। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था।
कांग्रेस ने कश्मीर के अंदर भारत के संविधान को अधूरा छोड़ दिया, धारा 370 लागू कर दी, शेष भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं हो पा रहा था। लेकिन मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके बाबा साहब के सपने को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, और यह आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। भारत आतंकवाद से मुक्त भारत होगा, और ये मोदी जी का संकल्प आज साकार हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सब सोचते थे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा, नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, समाजवादी पार्टी बाधक बन रही थी, कांग्रेस बाधक बन रही थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हुआ, और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या समाजवादी पार्टी कर पाती? वह नहीं करती है तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए, हर गरीब के घर में शौचालय बना है, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिला है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला है, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ करके 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी देने का काम मोदी जी ने किया है। ये काम कांग्रेस कर सकती थी, समाजवादी पार्टी कर सकती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी कर सकती थी, लेकिन विकास उनके एजेंडे में नहीं, गरीब कल्याण उनके एजेंडे में नहीं।